ईरान के करमन कब्रिस्तान में हुए बम धमाके के बाद ईरान की सेना ने 32 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और यकीन मानो, अगर ये लोग गिरफ्तार ना होते तो शायद आज पूरे ईरान के अंदर बम धमाके हो रहे होते, जिसमें हजारों लोगों की जान भी चली जाती। ईरान की तरफ से जानकारी दी गई है कि करमन कब्रिस्तान में हमले में जो 32 लोग शामिल थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। ये जो हमला हुआ था ये एक शुरुआत थी। इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशन को ईरान के अंदर ये आतंकी अंजाम देने वाले थे, लेकिन वक्त रहते इनको पकड़ लिया गया। आईआरजीसी ने बताया कि हमारी खुफिया एजेंसी खुफिया जवानों ने करमन प्रांत में ही 16 बम और पकड़े हैं जो अलग अलग जगहों पर रखे हुए थे। और ये जो बम पकड़े हैं ये पहले वाले हमले से कहीं ज़्यादा खतरनाक थे। अभी जो करमन कब्रिस्तान के पास हमला हुआ था, धमाका हुआ था, उस धमाके से भी कहीं ज़्यादा बड़ा धमाका 16 अलग अलग जगहों पर और होने वाला था। लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने वक्त रहते सारे बमों को ढूंढ निकाला। ईरान ने जिन 32 लोगों को पकड़ा है उनमें से 23 लोग ऐसे थे जो करमन प्रांत में अलग अलग जगहों पर आत्मघाती हमलों का मिशन तैयार कर चुके थे। आईआरजीसी की तरफ से यह भी बताया गया है कि करमन कब्रिस्तान में हुए हमले के बाद हमने कम से कम समय में सारी चीजों को खोज निकाला। करमन प्रांत से बाहर इलाके में एक ऐसी भी जगह हमने खोज निकाली जहां पर ये लोग सुसाइड जैकेट बना रहे थे। करमन प्रांत के बाहरी इलाकों में बॉम्ब वगैरह लगाकर ये लोग आत्मघाती जैकेट तैयार कर रहे थे और इन जैकेट का इस्तेमाल ये लोग जनाजे में करते। जो लोग कब्रिस्तान में हुए हमले में मारे गए हैं उन लोगों के सामूहिक जनाजे में अलग अलग जगहों पर इस जैकेट का इस्तेमाल करके और बड़े धमाके करते, जिसमें और ज़्यादा लोग मारे जाते। लेकिन वक्त रहते उस जगह को भी खोज निकाला और उन सारी जैकेटों को भी अपने कब्जे में कर लिया। 3 दिन पहले कब्रिस्तान में हुए आतंकी हमले के बाद ईरान की सुरक्षा पर भी काफ़ी सवाल उठ रहे थे कि आखिर कहां पर सुरक्षा में चूक हो गई। अब आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है कि सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक नहीं हुई थी। दरअसल इन लोगों के पास एक ट्रैफिक कार्ड था। हमने एक सिक्योरिटी पोस्ट बनाया था। उस सिक्योरिटी पोस्ट के अंदर उन्हीं गाड़ियों की जाने की इजाज़त थी जिनके पास ट्रैफिक कार्ड था। लेकिन आतंकी जिस गाड़ी से अंदर आए थे, इन आतंकियों के पास भी ट्रैफिक कार्ड था। अब इनको कहाँ से मिला, इस बात की भी जांच की जा रही है। ये जो 32 लोगों को गिरफ्तार किया, इन्हीं से पूछताछ चल रही है। तो पूरी प्लानिंग के साथ इस हमले को अंजाम दिया गया है। आगे और भी बड़े बड़े धमाके करने का इन लोगों का इरादा था ईरान के अंदर, लेकिन वक्त रहते ईरान की सेना ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया और हजारों लोगों की शायद जान बच गई। दोस्तों, कहीं पर किसी भी तरह का कोई अटैक होता है तो ऐसा नहीं है कि वो अटैक बाहर के लोगों ने कर दिया। बाहर के लोग भी शामिल होते हैं, लेकिन लोकल के लोग भी होते हैं जिनको खरीदा जाता है। अब ये बताइए कि उन आतंकियों के पास ये ट्रैफिक कार्ड कहाँ से आया। सिक्योरिटी पोस्ट पर उन्होंने ट्रैफिक कार्ड दिखाया, उनकी गाड़ी को अंदर जाने दिया और ये ट्रैफिक कार्ड उन गाड़ियों के पास था जो खाने पीने का सामान अंदर लेकर जा रही थी कब्रिस्तान की तरफ। तो कोई ना कोई तो ईरान का अपना ऐसा है जो आतंकियों के साथ मिला हुआ है, जिसको सारी बात की जानकारी है। आपको पहले भी बता चुका हूं कि मोसाद जो है वो दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर छोड़ता है, लोकल लोगों को हायर करता है मोटा पैसा देकर। जिस तरह से तुर्की ने जो 34 एजेंट पकड़े हैं मोसाद के, बताया जा रहा है कि ज़्यादातर वो पैलेस्टाइन के लोग हैं, फिलिस्तीन के। उन लोगों को भी मोटा पैसा देकर हायर किया और तुर्की के अंदर हमास के लोगों की रेकी के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, अगली बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्लाह से सीज़फायर के लिए इजराइल अब यूरोपीय संघ के पास भाग रहा है। इजराइल यूरोपीय संघ के आगे जाकर गिड़गिड़ा रहा है कि हिजबुल्लाह के साथ सीज़फायर करवा दो। इजराइल हिजबुल्लाह से जंग नहीं चाहता है। सबूत के साथ आपको दिखाऊंगा। दरअसल यूरोपीय संघ के जो शीघ्र राजनयिक जोसेफ बोरेल हैं, उन्होंने हिजबुल्लाह के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद हिजबुल्लाह से कहा कि आप दक्षिणी सीमा से थोड़ा सा पीछे हट जाएं और यहां पर जंग ना करें। इजराइल ऐसा चाहता है। ये कौन मिल रहा है? यूरोपीय संघ का राजनयिक जोसेफ बोरेल। और ये जोसेफ बोरेल कोई छोटा मोटा राजनयिक नहीं है, बल्कि यूरोपीय यूनियन का सबसे बड़ा राजनयिक है। लेबनान के अंदर इसने हिजबुल्लाह के डेलीगेशन से मुलाकात की, हिजबुल्लाह के जो मेन आदमी हैं उन लोगों से मुलाकात की और इस तरह का प्रस्ताव रखा। लेकिन हिजबुल्लाह ने साफ जवाब दे दिया यूरोपीय संघ के राजनयिक को कि हम तब तक इस जंग को बंद नहीं करेंगे जब तक इजराइल गाजा के ऊपर हमले बंद नहीं कर देगा, गाजा से अपनी सेना को पूरी तरह से वापस नहीं कर लेगा। कल के हमले के बारे में आप लोगों को बता ही चुका हूं। हिजबुल्लाह ने 64 रॉकेट दागे थे। कई सारे लोगों के कमेंट मैंने देखे, फराज भाई इतना बड़ा हमला किया लेकिन कितने लोग मरे। इजराइल गाजा के अंदर हमला करता है, बहुत सारे लोग मरते हैं। दोस्तों, आपको पहले ही जानकारी दे चुका हूं कि उस एरिया के बॉर्डर एरिया के जितने भी गांव हैं
उन गांव से तकरीबन 2,30,000 लोगों को इजराइल ने पहले ही निकाल दिया है। सारे के सारे गांव खाली करा चुका है इजराइल। इसलिए हिजबुल्लाह जो हमले कर रहा है, उन हमलों में इजराइल के लोगों की मौत तो नहीं हो रही है, लेकिन उनके जो घर वगैरह है उसको नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है। कल एक खबर आपको बताई थी कि हिजबुल्लाह ने जो हमला किया था उसमें खुफिया अड्डा भी तबाह हो गया था। वो तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है। ये है वो खुफिया अड्डा जो पूरी तरह से तबाह हो गया है। दोस्तों, अब आप सोचते होंगे कि यूरोपीय यूनियन और ये फ्रांस वगैरह जो है वो अब सीजफायर की मांग क्यों कर रहे हैं। दरअसल जितने भी यूरोप के देश हैं उनके यहाँ पर गैस जो है वो इजराइल से ही जाती है। इन लोगों को अब डर सताने लगा है कि अगर हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की जंग शुरू हो गई तो हमारे देश की गैस सप्लाई जो है पूरी तरह से ठप हो जाएगी, क्योंकि इसी बॉर्डर पर गैस वाला प्लांट भी लगा हुआ है। तो इसीलिए अब यूरोपीय देश हिजबुल्लाह से इस बात की मांग कर रहे हैं कि भाई आप सीजफायर कर लो, इजराइल से लड़ाई मत लड़ो। फ्रांस के विदेश मंत्री ने भी ईरान के विदेश मंत्री को फोन करके हिजबुल्लाह के हमलों को रोकने की बात कही है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कि भाई हिजबुल्लाह को समझा दो कि वो लेबनान के बॉर्डर से इजराइल के ऊपर हमले ना करे और सीज फायर के लिए राजी हो जाए। लेकिन हिजबुल्लाह का साफ कहना है कि हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक इजराइल गाजा पर हमले करता रहेगा। आपको कल भी बताया था कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि भाई कोई हक नहीं है इजराइल को गाजा का फ्यूचर तय करने का। वो ज़मीन फिलिस्तीनियों की है और वहां पर उनको कैसे रहना है, कैसा उनका फ्यूचर होगा वो खुद जाने। इजराइल को कोई हक नहीं है। तो अब सुर बदल रहे हैं इन यूरोपीय देशों के भी, क्योंकि नुकसान इनको भी बहुत बड़ा उठाना पड़ रहा है। इनके यहाँ जो सामान आता था उसका किराया भी बढ़ गया है। लाल सागर से जो जहाज़ों के जरिए यूरोप के देशों में सामान जाता था वो आवाजाही लाल सागर में बंद है। एक लंबा रूट तय करना पड़ रहा है जहाज़ों को, जिसकी वजह से किराया भी बढ़ गया है, सरकार को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो अब ये देश भी सामने आकर जंगों को रुकवाने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, यही बात आयरलैंड ने भी कही है कि गाजा जो है वो फिलिस्तीन का ही क्षेत्र है। गाजा फिलिस्तीन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, लिहाजा गाजा के ऊपर कोई कब्जा नहीं कर सकता। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने लिखा है कि गाजा के अंदर इस वक्त भयानक भूख मंडरा रही है। 5 लाख से ज्यादा लोग, आबादी का 1/4 हिस्सा, उन हालातों का सामना कर रहा है जिसे विशेषज्ञ भूख से भयावह स्तर के रूप में वर्गीकृत करते हैं। जब एक्सपर्ट भूखमरी को लेकर कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं तो जो सबसे खतरनाक मंजर उसमें होता है, उन खतरनाक मंजरों में से एक मंजर इस वक्त गाजा के अंदर है। नॉर्वेजियन के विदेश मंत्री ने कहा है कि गाजा से बुरा कोई मानवीय संकट नहीं है और दुनिया पर, पृथ्वी पर इससे बदतर कोई जगह नहीं है। जी हां, इस वक्त इससे बदतर कोई जगह शायद ही दुनिया में कोई हो जहां पर इस तरह का मानवीय संकट मंडरा रहा हो। एक एक बूंद पानी को लोग तरस रहे हैं। कल ही आपको मैंने खबर दी थी कि कब्रों से मुर्दों को निकाल कर कुचला जा रहा है। खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आती हैं जिसको देखकर दिल फट सा जाता है, लेकिन इन इस्लामिक देशों का दिल नहीं पसीज रहा है। यार कुछ तो प्रेशर डालो, 57 देश हो यार, कुछ तो प्रेशर डालो। कम से कम इतना तो डाल दो इजराइल के ऊपर प्रेशर के खाना पानी तो ठीक से पहुंचा सको। लेकिन सब लोग ऐसे ही खामोशी के साथ देख रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।